स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोग देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एक बैंक अपने पूरे जो भी ड्यूरेशन है जब वो काम कर रही है तो वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी उसके बारे में अपन को पढ़ना है। ऐसा बोल रहे हैं कि बैंक बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। कुछ उसके बेसिक फंक्शंस है, कुछ उसके प्राइमरी फंक्शन है और कुछ उसके सेकेंडरी फंक्शन है जो वो बोलते हैं ना उसके प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। अब चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में अपन लोग थोड़ा ब्रीफली पढ़ना चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मतलब कोई बंदा है, ये बंदे के पास 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं। ये 50 रुपये मैं छोटी अमाउंट बोल रही हूँ, मैं जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ। 50 रुपये पड़े, वो बोल रही है ये 50 रुपये पड़े पड़े वेस्ट ही हो रहे हैं, इससे अच्छा मैं जाके मेरे बैंक को ये डिपॉजिट के रूप में दे देता हूँ। तो वो क्या करता है, बैंक में जाता है, एक सेविंग अकाउंट खुलवाता है या फिर एफडी खुलवाता है, उसकी मर्जी। वो बैंक को किसी भी रूप में दे सकता है, सेविंग के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट के रूप में। वो अपने बैंक को बोलता है ये अकाउंट भाई 50 रुपये सेविंग डिपॉजिट या फिक्स में तू डिपॉजिट कर दे। तो बैंक बोलता है ठीक है मैं कर देता हूँ। ये बैंक को पूछता है तू मुझे क्या देगा, तो वो बोलेगा मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा। क्या दूंगा? इंटरेस्ट। तो बैंक क्या करती है, ये 50 रुपये पे उसको साल भर 5% का इंटरेस्ट देती है। मतलब 2.5 रुपीज़ का उसको इंटरेस्ट मिलता है 50 रुपये पे एक साल में। तो ये वो इंटरेस्ट कमाता है किसके ऊपर, उसके एक्स्ट्रा डिपॉजिट पे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बैंक ने क्या किया, डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया। चलिए एक बार रीड करते हैं। डिपॉजिट आर द बेसिस ऑफ लोन ऑपरेशन सिंस बैंक आर द बोथ बोरोवर एंड लेंडर ऑफ मनी। एक और चीज़, बैंक ने, ये बंदे ने बैंक को पैसा दिया 50 रुपये। अब ये 50 रुपये क्या बैंक अपने पास ही रखेगी? अरे यार बैंक अपने पास रखेगी तो वो खुद क्या कमाएगी? तो वो क्या करती है, 50 रुपये किसी और को लोन के तौर पे दे देती है। तो बोलोगे दीदी क्या हुआ, इसने लिया दिया, इसने क्या कमाया। ये बैंक इसको कितना इंटरेस्ट दे रही है, 2.5 का इंटरेस्ट दे रही है। इसने ये इसको रुपये 50 दिए, इसके ऊपर ये 7% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। कितना? 7%। मतलब इसको 3.5 मिलेगा। ये जो 1 रुपया नेट है इसमें से 3.5 इसको जो मिलेगा उसमें से 2.5 रुपये ये इसको दे देगी। 50 तो इसी के थे, जब ये 50 इसको रिटर्न करेगा ये 50 इसको रिटर्न कर देगा। तो इसके पास क्या है, इसके पास ये जो इंटरेस्ट का डिफरेंशियल है, मतलब इसने 3.5 रुपये इंटरेस्ट लिया, 2.5 इंटरेस्ट दिया, मतलब हर डिपॉजिट पे उसको ऐसे 1-1 रुपये का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब यार समझो, ये तो मैंने 50 की अमाउंट बोली, भाई लोग 50-50 लाख रुपये डिपॉजिट कराते हैं तो इंटरेस्ट का डिफरेंशियल बैंक को कम से कम 2-3 लाख रुपये का डिफरेंशियल मिल जाता है। समझ आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि बैंक के लिए डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको डिपॉजिट नहीं मिलेगा तो वो लोगों को लोन नहीं दे पाएगी। बैंक बोरोवर भी है और लैंडर भी है, क्योंकि वो लोगों से बोरो करती है और लोगों को लैंड भी करती है। इसीलिए बैंक जो है वो बोरोवर भी है और लैंडर भी है। बोरोवर के रूप में वो इंटरेस्ट पे करती है और लैंडर के रूप में वो इंटरेस्ट लेती है। दिस डिपॉजिट आर जनरली टेकन टू, या फिर वो करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर सेविंग या फिर फिक्स डिपॉजिट। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब करंट डिपॉजिट में क्या होता है ना, करंट 3 डिपॉजिट अपन ने बात की भाई, करंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट में क्या होता है ना, इंटरेस्ट इसको ज़्यादा नहीं मिलता है, बट वहाँ पे तूने जो पैसा डिपॉजिट किया ना, तो उसको कितने टाइम भी, दिन में तुमने लाख रुपए डिपॉजिट किया, तुम लोग चाहो तो ऐसे 10 बार भी विड्रॉल्स कर सकते हो, 10-10 हज़ार के। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट तो मिलता है पर आपके विड्रॉल्स लिमिट होती है कि आप दिन में इतना पैसा ही विड्रॉ कर सकते हैं, इतनी बार ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है पर यहाँ पर आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक वो पैसा उसी अकाउंट के अंदर रखना है। उसको आप लोग बिना, बोलते हैं ना टेन्योर खत्म हुए कि 4 साल बाद, उसी के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सेकेंड आता है लेंडिंग ऑफ फंड्स। Second major activity of commercial bank is to provide loans and advances out of money received through the deposit. Second काम क्या है, उसको जो पैसा मिला उसके थ्रू उसको लोगों को लोन देना है और लोन के द्वारा उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। दिस एडवांसेस कैन बी मेड, ये एडवांसेस किस किस रूप में दिए जा सकते हैं, ओवरड्राफ्ट के रूप में दे सकते हैं, कैश क्रेडिट के रूप में दे सकते हैं, टर्म लोन के हिसाब से दे सकते हैं, कस्टमर सीसी के हिसाब से दे सकते हैं, फिर ऐसे दूसरे तरीके से वो क्या दे सकते हैं, लोगों को लोन दे सकती है। चेक फैसिलिटी, थर्ड काम है बैंक का चेक फैसिलिटी। अब ये चेक फैसिलिटी मतलब होता क्या है, बैंक का एक इम्पॉर्टेंट काम है लोगों को चेक के द्वारा फैसिलिटी देना। अब उसका एक कस्टमर है, उसके कस्टमर को उसके खुद के कस्टमर ने, मैं नहीं समझ आया, ये बैंक का कस्टमर है, इसको अपने कस्टमर से
20,000 का चेक मिला। ये अपनी बैंक के पास जाएगा, बोलेगा इसकी बैंक SBI है, इसने SBI का चेक दिया और ये बंदा OBC का है। ये OBC के पास जाएगा, इसको बोलेगा यार मेरे कस्टमर ने मुझे ये 20,000 का चेक दिया है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, SBI का है, तुम ये प्लीज़ SBI से कलेक्ट कर लोगे क्या। तो बैंक का क्या काम है, जो उसका कस्टमर उसको चेक देता है वो चेक उस बैंक से कलेक्ट करना जिस बैंक का वो चेक है। या फिर ये बंदे ने अपने क्रेडिटर को जिससे वो माल खरीद रहा है उसको 10,000 का चेक दिया, तो इसकी बैंक का काम है कि अगर ये वाले बंदे की बैंक इस बैंक से आके पैसा मांगती है कि भाई तेरे कस्टमर ने इसको 10,000 का चेक दिया, अब ये 10,000 रुपये तू दे, तो हाँ उसको वेरीफाई करना है क्या ये मेरे कस्टमर का ही चेक है, हाँ अगर है तो उसको पेमेंट करना है। तो बैंक का काम है कि भाई चेक्स का उसको देखना है कि भाई प्रॉपरली तुम लोगों ने जो चेक है वो दिए हैं कि नहीं दिए हैं, चेक को विड्रॉ करवाना, चेक को डिपॉजिट करवाना, ये सारे काम तुम्हारे बैंक के होते हैं। आगे है रेमिटेंस ऑफ फंड। अब ये रेमिटेंस ऑफ फंड क्या होता है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। Another salient feature of commercial bank is of providing the facility of fund transfer from one place to another on account of interconnectivity of branches। क्या बोल रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट काम है, एक बैंक से दूसरा बैंक में पैसा रेमिटेंस ऑफ फंड में क्या होता है ना कि अपन लोग ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी कौन दे रही है, ये भी बैंक दे रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ मुंबई में, मेरे फादर है यहाँ पे सूरत में, मुझे मेरे फादर को पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो पैसा ट्रांसफ़र करने की ये जो फैसिलिटी है, ये फंड को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी है, ये मेरे को मेरा बैंक देता है। कैसे, वो लोग मुझे बोलते हैं, वो लोग ड्राफ्ट के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, पे ऑर्डर, मेल के द्वारा, या फिर कमीशन के बेसिस पे वो लोग ये सारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए उनका काम क्या है, रेमिटेंस ऑफ फंड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करवाना। अलाइड सर्विसेज मतलब दूसरी सर्विसेज में और बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे अपने बिहाफ में बिल पेमेंट करना, कंपनी के लिए अंडर राइटिंग का काम करना, लॉकर फैसिलिटीज़ देना, फिर शेयर्स और डिबेंचर्स बाय करना, फिर बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना कस्टमर के बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट करना, ये सारे काम दूसरे अलाइड फंक्शंस के अंदर तुम्हारे आते हैं। अब आते हैं अपन ई बैंकिंग के ऊपर। ई बैंकिंग मतलब समझते हो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आज के टाइम पे तुम्हारा ई बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस है। आज के टाइम पे तुमको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू, PC के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे पूरा जो वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है, आपको इंटरनेट बैंकिंग के फैसिलिटी की वजह से ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसा इजीली एक चैनल से दूसरे चैनल में डिलीवर कर सकते हैं। सिंपल टर्म में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब कि जब यूज़र PC या फिर दूसरे मोबाइल के थ्रू एक वेबसाइट, बैंकिंग की वेबसाइट को बोलते हैं ना, खोलता है और उसको खोलने के बाद वो फैसिलिटी को यूज़ करके पैसा ट्रांसफ़र करता है या पैसा कलेक्ट करता है, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन ऑपरेटर, कोई भी बैंकिंग का ऑपरेटर, कोई भी बैंक वाला जो स्टाफ है उसकी नीड नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं ई बैंकिंग। ऐसा बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे सारी बैंक्स ने डेटा को सेंट्रलाइज कर दिया मतलब उन लोगों के पास अपने कस्टमर का रियल टाइम बेसिस पे डेटा है। मतलब एक कस्टमर ने अगर 1 लाख रुपए अभी ऑनलाइन निकाले तो वो इमीडिएटली उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो इमीडिएटली उसके अकाउंट में से डिलीट हो जाएंगे। ऐसा बोल रहे हैं कि इन दिस न्यू डिजिटल मार्केट प्लेस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट। ऐसा बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केट का ज़माना है, तो बैंक्स ने इंटरनेट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू कर दिया। इंटरनेट के द्वारा जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है उसको ई बैंकिंग बोला जाता है। होता क्या है, ई बैंकिंग की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म हो जाती है, बैंकिंग रिलेशनशिप्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है, कस्टमर्स को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कस्टमर्स को ईजिली उनका काम हो जाता है। कस्टमर का भाई अकाउंट चेक करना है, अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, अकाउंट ओपन करवाने का काम, फिर अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करवाने का काम, सारे के सारे काम आज के टाइम में चुटकी भर में सिर्फ इंटरनेट के द्वारा हो जाते हैं। बहुत सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है वो है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, मतलब आप लोग अपने मोबाइल के द्वारा या PC के द्वारा डायरेक्टली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ATM की सर्विसेज जो हो गई, POS सर्विसेज जो हो गई, डेटा ट्रांसफ़र सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड जो डिजिटल कैश की सर्विसेज हो गई, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी तुम लोगों को दे रहा है ई बैंकिंग, जिसके द्वारा तुम लोगों के लिए आज बोलते हैं ना ट्रांजैक्शन करना बहुत ईजी हो गया। एक बार देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है। ई बैंकिंग 24/7
365 डेज अवेलेबल है, भले पब्लिक हॉलीडे भी होगा तो भी आप ई बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग मोबाइल। ऐसा बोल रहे भाई कस्टमर कभी भी घर पे बैठा बैठा या फिर वो ट्रैवल कर रहा है या कहीं जा रहा है उस दौरान भी वो क्या कर सकता है, अपना पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, उसको फिजिकली वहाँ पे बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। होता क्या है ना, बिकॉज आप लोग सारा ट्रांजैक्शन इंटरनेट के द्वारा कर रहे हैं तो सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, उसके बाद आपको एक रिकॉर्ड स्टेटमेंट मिल जाता है, तो उसको आपका दिमाग में बैठता है कि हाँ यार ये मेरा आज गया, ये मेरा आज आया, तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। Greater customer satisfaction by offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of the branch, and less risk and greater security to the customer as they can avoid traveling with cash। क्या बोल रहे हैं, कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि अब उन लोगों को वो ब्रांचेस का जो रिस्ट्रिक्शन है, ब्रांच में जाके पैसा ट्रांसफर करने का वो रिस्क कम हो गया। पहले आप लोगों को 10-10 लाख रुपए लेके लोगों तक जाना पड़ता था, फिर पेमेंट करना पड़ता था। अब आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो वो चोरी का रिस्क या घूमने का रिस्क, ये सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी है। The bank also stands to gain by e-banking. The benefits are, बैंक्स को भी e-बैंकिंग से बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कस्टमर को फ़ायदा होता है वैसे बैंक को भी फ़ायदा होता है। ई-बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू बैंक। ऐसा बोल रहे हैं जो बैंकिंग ई-बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है वो अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा एक स्टेप ऊपर रहेगी। ई-बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। एनी पीसी कनेक्टेड टू द मॉडेम एंड फोन हैव इंटरनेट कनेक्शन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल्स नीड्स टू द कस्टमर। ऐसा बोल रहे हैं ई-बैंकिंग अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे जो वो वेबसाइट है उसको 1 लाख लोग ही नहीं, जितने उसके कस्टमर है उसको वो यूज़ कर सकते हैं। जिस कस्टमर के पास इंटरनेट है वो उसका मोबाइल ऐप यूज़ करके, उस बैंक का मोबाइल ऐप यूज़ करके अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस में कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में तो भाई 1 लाख लोग साथ में चले जाए तो बैंक में कितना क्राउड हो जाएगा और वो नहीं चलेगा, पर ई बैंकिंग के द्वारा आप लोगों का एक्सेस, मतलब कितने लोग एक साथ उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लोड ऑफ बैंक और ब्रांचेस का आज के टाइम पे लोड खत्म हो गया है। पहले भाई कस्टमर ऐसे लाइन में खड़े रहते थे, उनके सिर पे खड़े रहते थे, हमारा काम करो हमारा काम करो। आज के टाइम पे ब्रांचेस का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि डेटा सेंट्रलाइज हो गया है और सारा के सारा जो अकाउंटिंग फंक्शंस है वो भी ऑनलाइन डायरेक्टली परफॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से बैंक को भी ई बैंकिंग के द्वारा बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कस्टमर को, बैंक को भी ई बैंकिंग की वजह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंश्योरेंस चालू करेंगे।